हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहां सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं, यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट, इसके विगत वर्षों के प्रश्न। तो ध्यान रखिएगा, इसमें PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी किस सेगमेंट के प्रश्न इसमें शामिल है? इसमें शामिल है ज्योग्राफी के क्वेश्चन, यानी ज्योग्राफी से, भूगोल विषय से विगत वर्षों में सीटेट की जो परीक्षा हुई है उनमें किस तरीके के प्रश्नों को फ्रेम किया गया है, कैसे प्रश्नों को पूछा गया है, इस पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात की ध्यान रखिएगा, ये सामाजिक विज्ञान खंड के अंतर्गत आता है और यह प्रश्न पत्र 2 जो कि कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए है उसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं भूगोल के आज के सेशन का पहला सवाल। पहला प्रश्न है, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि? ध्यान रखिएगा, मृत सागर की लोकेशन यहां इंपॉर्टेंट है कि मृत सागर कहां पर है और मृत सागर इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, इसलिए सवाल फ्रेम किया गया है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि आखिर तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं, क्यों तैर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है पहला, नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। ऑप्शन बी है, पवने सागर जल की सतह पर तीव्र गति से बहती हैं। ऑप्शन सी है, इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है। और डी कथन है, यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है। ठीक है, यह प्रश्न सीटेट 2019 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। देखिए, अगर आपको पता हो कि मृत सागर की लोकेशन कहां पर है, ठीक है, तो एक ओर से हम जानते हैं यह किससे घिरा हुआ है? इजराइल से। ठीक है, दूसरा देश कौन सा है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इंपॉर्टेंट बात मृत सागर के बारे में ध्यान रखिएगा कि जो मृत सागर है इसके महासागर की या इसके जल की लवणता बहुत अधिक है। लवणता मतलब क्या? यानी इसकी सैलिनिटी बहुत अधिक है। इसमें जो नमक है, क्योंकि नमक का मतलब क्या, लवणता क्या है? लवणता मतलब 1000 ग्राम जल की मात्रा में कितनी नमक की मात्रा है। इसी को हम किससे मापते हैं? इसी को हम जानते हैं कि लवणता को मापने के लिए हमें देखना होता है कि 1000 ग्राम जल की मात्रा में नमक की मात्रा कितनी है। इससे पता लगाया जाता है कि किसी क्षेत्र में किसी महासागर की लवणता कितनी है। महासागरों की जो औसत लवणता बताई जाती है वह लगभग 35 बताई जाती है। ध्यान रखिएगा, और लवणता को कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। ध्यान रखें, इसका सिंबल ये है। तो ऐसा कहा जाता है कि महासागरों की जो औसत लवणता है वह 35 है। ठीक है, अब जब लवणता की बात की जाएगी तो ध्यान रखिएगा कि जो मृत सागर है, मृत सागर की लवणता बहुत अधिक है। ऐसा तक माना जाता है कि इसकी लवणता 340 ग्राम प्रति लीटर है। 340 ग्राम प्रति लीटर। तो इतनी अधिक लवणता के कारण क्या होता है, इसके जो जल है वह बिल्कुल सघन है। इस वजह से, उसकी सघनता की वजह से इसकी जल की मात्रा में नमक के अधिक होने की वजह से जल अधिक सघन है। चूंकि जल अधिक सघन है इसलिए तैराक के इसके ऊपर क्या कर सकते हैं? प्लव भी कर सकते हैं, यानी इसके ऊपर तैराक क्या कर सकते हैं? तैर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस मृत सागर में तैराक ऊपर ही ऊपर क्या करते हैं? तैर सकते हैं, डूबते नहीं है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए, नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। ठीक है, और इतनी अधिक नमक की मात्रा की वजह से ही इसका नाम क्या है? मृत सागर है। ठीक है, डेड सी है। ठीक, तो इस तरीके से इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है और है? ध्यान रखें, क्या पूछा जा रहा है? महासागरीय धाराओं की विशेषताओं के संदर्भ में या से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण कथन है उनके संदर्भ में यह प्रश्न फ्रेम किया गया है। इंपॉर्टेंट क्या है इसके लिए कि आपकी जो यूनिट महासागर से संबंधित है, महासागरीय जलधाराओं से संबंधित है, ज्वार भाटे से संबंधित है, ये सारी यूनिट की जितने इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में पहला कथन है, ठंडी जलधाराएं या ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। दूसरा कथन है, लैब्राडोर एक गर्म जलधारा है या गर्म धारा है। और तीसरा कथन है, जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान
विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। अब आपको उचित विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन में ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? केवल 1 सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 3 सही है, उपयुक्त सभी। यह प्रश्न सीटेट 2019 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। ध्यान रखिए 19 तक के प्रश्न यहाँ पर, हालांकि हमने इससे पहले 16 तक के प्रश्न भी कवर किए हैं। देखिए, जब हम महासागरीय धाराओं की बात करते हैं तो हमने क्या कहा था, इससे पहले हमने ठीक से इसके बारे में पढ़ा भी था कि यदि मान लीजिए यह पृथ्वी है और पृथ्वी में यह 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है या विषुवतीय रेखा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? यह निम्न अक्षांश है। 90 डिग्री के आसपास या नॉर्थ, चाहे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल, यहाँ पर जो जलधाराएं होंगी वे कैसी होंगी? ठंडी जलधाराएं होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो तापमान है वह बहुत कम होता है। और यदि हम विषुवतीय क्षेत्र की बात करें, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ तापमान अधिक होता है। इस वजह से यहाँ की जो जलधाराएं हैं वे क्या होंगी? गर्म जलधाराएं होंगी, है ना। तो जब गर्म जलधाराएं होंगी तो ये निम्न अक्षांशों से कहाँ की ओर बढ़ेंगी? उच्च अक्षांशों की ओर। और जो ठंडी जलधाराएं होंगी वे उच्च अक्षांशों से कहाँ की ओर बढ़ेंगी? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर। ठीक है, अब आइए देखते हैं। पहली है ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा यानी ध्रुवीय क्षेत्र से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर। देखिए क्या लिखा है? ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। बिल्कुल, ठंडी जलधाराएं उच्च अक्षांशों, उन उच्च अक्षांशों से मतलब ध्यान रखिए यहाँ पर 0 से शुरू होगा, फिर 10, 20, 30 करके अक्षांश क्या हो रहे हैं? बड़े हो रहे हैं, ऊंचे हो रहे हैं। तो इस वजह से इन्हें उच्च अक्षांश कहा जाता है। तो उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर प्रवाहित हो रही है ठंडी जलधाराएं। कथन एक क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा कथन क्या कह रहा है कि लैब्राडोर एक गर्म धारा है। और लैब्राडोर को समझने के लिए जरूरी क्या है कि आप इस मैप को देखें। देखिए, ये जलधाराओं के संबंध में जो वैश्विक मैप है उसे यहाँ पर लिया गया है और हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। एक तो लैब्राडोर की ये है लैब्राडोर जलधारा। और लैब्राडोर जलधारा देखिए ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, यानी यह क्या है? एक ठंडी जलधारा है। जबकि इसके ठीक नीचे कहाँ, यहाँ पर क्या है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा, जो कि एक क्या है? गर्म जलधारा है। तो लैब्राडोर के बारे में ध्यान रखिएगा कि यह उच्च अक्षांशों से नीचे की ओर आ रही है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर आ रही है। इस वजह से यह क्या है? एक ठंडी जलधारा है। अब हम प्रश्न में लौटते, इसमें लिखा है लैब्राडोर एक गर्म जलधारा है, जबकि लैब्राडोर एक ठंडी जलधारा है, ना कि गर्म। तो दूसरा क्या हो जाएगा? गलत। तीसरा है, जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। यह कथन बिल्कुल सही है कि जहां भी गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह विश्व का सर्व प्रमुख मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। वहां पर मछली का उत्पादन अधिक होता है क्योंकि अनुकूल परिस्थितियां वहां पैदा हो जाती हैं ठंडी और गर्म जलधाराओं के मिलने से। इस वजह से देखिए यहाँ से लैब्राडोर जलधारा जो कि एक ठंडी जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो कि गर्म जलधारा है, यह देखिए उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर मिल रही है। तो यहाँ पर मत्स्य का उत्पादन क्या होता है? मछली उत्पादन क्या होता है? अधिक होता है। और ये सबसे अच्छा क्षेत्र माना जाता है मत्स्य उत्पादन के लिए। तो 1 और 3 कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं। तो इस प्रश्न की यदि हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। केवल 1 और केवल 3 कथन इसके बारे में क्या है? सही है। ठीक है, इसलिए जब आप इस चैप्टर को पढ़ें तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महासागरीय धाराएं, इनकी विशेषताएं, इनके प्रवाह के बारे में ठीक से जानें और इनके प्रवाह के साथ साथ कौन सी लोकेशन में कहां पर क्या क्या चीजें जाननी है एटलस में, ये भी हम इसे ठीक से समझें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फिर से प्रश्न किसके बारे में है? महासागरीय धाराओं के बारे में। प्रश्न कब पूछा गया था? सीटेट 2016 में पूछा गया था। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, उष्ण यानी गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। दूसरा कथन है, शीत यानी ठंडी जलधारा या ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों को जल ले जाती हैं। उचित विकल्प का हमें चयन करना है। ऑप्शन है ए बी सी डी 4। ऑप्शन ए है 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन बी है 1 गलत है और 2 सही है। ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों गलत है। ऑप्शन डी है 1 सही है और 2 गलत है। देखिए फिर से महासागरीय धाराओं के बारे में प्रश्न आया। इस बार हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए पृथ्वी है और यहाँ पर यह 0 डिग्री अक्षांश है, विषुवत रेखा है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसके सबसे नजदीक है क्योंकि यहाँ तापमान अधिक होता है। सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं जिस वजह से इस क्षेत्र का तापमान क्या होता है? अधिक होता है। इस वजह से यहाँ पर गर्मी अधिक होती है और इसकी गर्मी की वजह से यहाँ पर जो भी महासागर है उससे जो धाराएं उत्पन्न होती हैं वे जलधाराएं क्या होती हैं? गर्म जलधाराएं हैं।
यानी गर्म जल धाराएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं? निम्न अक्षांशों से, और ये ऊपर की ओर प्रवाहित होती हैं तो क्या होती हैं? उच्च अक्षांशों की ओर जाती हैं। पहला कथन क्या है? उष्ण यानी गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट यानी 0 डिग्री अक्षांश से ही भूमध्य रेखा भी कहते हैं और इसे ही विषुवती रेखा भी कहते हैं और इसे ही विषुवती वृत्त भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जो गर्म जल धारा उसके बारे में पहला कथन क्या कहा गया है कि उष्ण यानी गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। तो यह कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए भूमध्य रेखा के निकट जो गर्म धाराएं जो महासागरीय धाराएं पैदा हो रही हैं वे कैसी हैं? गर्म हैं। और ये कहाँ की ओर जाती हैं? ठंडी क्षेत्र की ओर, ठंडे क्षेत्र यानी ध्रुवों की ओर। ठीक है, पहला कथन क्या हो जाएगा? सही। दूसरा देखते हैं। दूसरा है शीत यानी ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों को जल ले जाती हैं। देखिए यहां भी यही बात लिखी गई है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो ठंडी महासागरीय धाराएं हैं, देखिए ठंडी महासागरीय धाराएं कहां पर पैदा होती हैं? ध्रुवों में और ध्रुवों के आसपास। और जो ठंडी जलधाराएं हैं ध्रुवों के आसपास यदि पैदा होंगी तो ये वाला रीजन क्या होगा? ये तो उच्च अक्षांश है। तो ये उच्च अक्षांश से ये धाराएं कहां की ओर जा रही हैं? निम्न अक्षांशों की ओर, क्योंकि ठंडी जलधाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर जाती हैं। लेकिन इसमें क्या लिखा है कि ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से यानी 0 डिग्री के आसपास वाले अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाती हैं। नहीं, जबकि निम्न अक्षांशों से जो जलधाराएं उच्च अक्षांशों की ओर जाती हैं वे जलधाराएं गर्म जलधाराएं कहलाती हैं, जबकि ध्रुवों से जो जलधाराएं आती हैं वे ठंडी जलधाराएं कहलाती हैं और ये उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर आती हैं। ठीक है, तो यहाँ दूसरा कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ठंडी जलधारा तो उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर आती है और इसमें क्या लिखा है? निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर। ठीक है, तो यहाँ दूसरा कथन क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, अब यदि हम ऑप्शन देखें तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। इस वजह से इस प्रश्न की यदि हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। पहला कथन सही और दूसरा गलत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है बेरिंग जलडमरू मध्य पानी का संकरा भाग है जो जोड़ता है। ध्यान रखिए, बेरिंग जलडमरू मध्य ये एक क्या है? लोकेशन है एटलस में। इससे आपको देखना होगा कि यह लोकेशन कहां पर है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जो उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र है, ठीक है, उस उत्तरी अमेरिका वाले क्षेत्र के उस हिस्से में जो कि रशिया को आपस में कनेक्ट करता है, लेकिन बीच में एक सकरा क्षेत्र है, जल का क्षेत्र, वही सकरा क्षेत्र बेरिंग जलडमरू मध्य है जो उस क्षेत्र को कनेक्ट करता है। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है कि बेरिंग जलडमरू पानी का वह भाग है जो किन को जोड़ता है। देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन है पहला ए प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को, बी ऑप्शन है अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को, सी ऑप्शन है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, और डी ऑप्शन है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को। यह प्रश्न सीटेट 2015 में पूछा गया था। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जरूरी क्या है कि आप विश्व का एटलस है या जो वर्ल्ड मैप है उसे ठीक से देखें, ठीक से समझने की कोशिश करें, सभी लोकेशन को ठीक से जानने की कोशिश करें। फिर भी चलिए बढ़ते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कहां पर है बेरिंग सी। देखिए यह की लोकेशन है और इस लोकेशन में देखिए जो यूएस का अलास्का वाला क्षेत्र है और रशिया का या रूस का जो साइबेरियन क्षेत्र है, ये देखिए ये पेनिनसुला जो बाहर की ओर निकला हुआ है, ये पेनिनसुला किसका है? रशिया का। और ये वह पूरा क्षेत्र किसका है? यूएस का। ठीक है, या अलास्का वाला रीजन है ये। अब इन दोनों के बीच में एक क्या है? सी, एक सागर है, जिसे या आप उसे कह सकते हैं बेरिंग जलडमरू मध्य स्ट्रेट के रूप में भी उसे जाना जाता है। एक ऐसा सकरा भाग, जल का वह सकरा भाग जो जल की दो राशियों को कनेक्ट करता हो। ठीक है, इसे हम स्ट्रेट कहते हैं। अब हम बात करें बेरिंग की, तो देखिए ये है बेरिंग वाला क्षेत्र, बेरिंग स्ट्रेट जिसे हम कहते हैं। तो बेरिंग स्ट्रेट ऊपर किसे? देखिए आर्कटिक ओशन को किससे कनेक्ट कर रहा है? ये जो डार्क ब्लू कलर आपको दिख रहा है ये है आर्कटिक ओशन, और ये जो लाइट ब्लू दिख रहा है ये कलर क्या है? ये है नॉर्थ पैसिफिक वाला क्षेत्र। नॉर्थ पैसिफिक वाले क्षेत्र में यहाँ पर बेरिंग सागर है। किसके भीतर है? नॉर्थ पैसिफिक में, यानी प्रशांत महासागर वाले हिस्से में जो बेरिंग सी है। बेरिंग सी क्या है? एक जलराशि है, एक समुद्री क्षेत्र है। किसका? यह प्रशांत महासागर का समुद्री क्षेत्र है। प्रशांत महासागर से ये कनेक्टेड है। तो ध्यान रखिएगा कि यह जो बेरिंग स्ट्रेट है यह आर्कटिक ओशन को किससे कनेक्ट कर रहा है?
नॉर्थ पैसिफिक ओशन से या प्रशांत महासागर से। आर्कटिक महासागर को किससे कनेक्ट कर रहा है? प्रशांत महासागर से। क्या कनेक्ट कर रहा है? बेरिंग स्ट्रेट। और बेरिंग स्ट्रेट किस पर स्थित है? बेरिंग सागर में। ठीक है, तो जो मेजरली आप देखें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को कि आखिर किन दो महासागरों को यह कनेक्ट करता है, तो यह आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है, वही बेरिंग स्ट्रेट है। ठीक है, अब प्रश्न में देखते हैं कहां पर है आर्कटिक और प्रशांत महासागर। आर्कटिक और प्रशांत महासागर ऑप्शन सी में है, क्योंकि आर्कटिक और प्रशांत महासागर को कनेक्ट करता है बेरिंग जलडमरू मध्य या बेरिंग स्ट्रेट। यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या जरूरी है कि आप एटलस को देखें, एटलस में हर क्षेत्र की लोकेशन को देखें, उनकी लोकेशन को समझने की कोशिश करें और इन सभी स्ट्रेट खाड़ी को जानें जिनकी लोकेशन ऐसे रेयर वाली कंडीशन में या ऐसी आपने देखा कि अलग कंडीशन है, इनकी दो अलग अलग महाद्वीप हैं जो एक दूसरे के बीच से छोटे से हिस्से से क्या है गैप है इनके बीच में, तो इसलिए आपको याद रखना होगा इन लोकेशन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जहाजों के नौकायन में सहायता करता है? जहाजों के नौकायन में देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है ऐसे क्षेत्र जहां गर्म समुद्री धाराएं और शीत समुद्री धाराएं मिलती हैं, और दूसरा है समुद्री धाराओं का क्षेत्र, सी ऑप्शन है उच्च ज्वारीय क्षेत्र, और डी ऑप्शन है कम ज्वार का क्षेत्र। यह प्रश्न सीटेट 2014 में पूछा गया था। देखिए 2014 की तक के प्रश्नों का आपको रिवीजन कराया जा रहा है। प्रश्न में क्या है देखो, जहाजों की नौकायन में सहायता होगी, यानी जहाज बहुत कम फोर्स के साथ कैसे आगे जाएंगे उच्च ज्वार की अवस्था में, जिसके बारे में हमने चर्चा की भी है। कैसे? जब बहुत अधिक उच्च ज्वार की स्थिति पैदा होगी तो समुद्री जलधाराएं बहुत तीव्र गति से अधिक ऊंचाई के साथ कहां पहुंचेगी? तट वाले क्षेत्र पर, बंदरगाह वाले क्षेत्र पर। जब ये जलधाराएं बहुत तीव्र गति से तेज ऊंचाई के साथ तट के नजदीक पहुंचती हैं, इसका मतलब ये इस पर चलने वाली जो जहाज है जो उस जलधाराओं के ऊपर चल रही है, जो समुद्र पर चल रही है, वो जलधाराओं के सहारे बहुत तीव्र गति से कहां पहुंच जाते हैं? तट के पास पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो उच्च ज्वार की स्थिति है यह सहायता कर रही है किसकी? इन जहाजों की और नौकायन वाले क्षेत्र की। तो ध्यान रखिएगा कि जहाजों की नौकायन में क्या अधिक सहायता करता है? उच्च ज्वारीय क्षेत्र। उच्च ज्वार की जो स्थिति है वह जहाजों के नौकायन में अधिक सहायता करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ खास प्रश्नों पर चर्चा की जो आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और प्रश्नों के बारे में जानने की कोशिश की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।